हेलो गाइस। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीलिम्स का प्रीलिम्स 2023 का पेपर। कैसे कॉमन सेंस से आप ये पेपर फेस कर सकते थे। ठीक है, मेरे पास है इसका सेक्शन ए। मैं सेक्शन ए आपके साथ डिस्कस करूंगा, है ना। तो आते हैं एक एक करके धीरे धीरे क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। झेलम रिवर passes through Wular Lake. Krishna River directly feeds Kollaru Lake. Meandering of Gandak River formed Kanwar Lake. अब ये तीनों सेंटेंस, मुझे किसी भी रिवर के बारे में कुछ नहीं पता था, तो मैंने ऑन द स्पॉट ही क्वेश्चन छोड़ दिया कि नहीं चाहिए। अटेम्प्ट करके फालतू में मार्क्स कट होने की ज़्यादा चांसेस है, मिलेगा कुछ घंटा भी नहीं, है ना। तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है काम पोर्ट को मैच द फॉलोइंग करना है। पहले तो लिखा है कामराज फोर्ट करके, कामराजार फोर्ट, कुछ फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज कंपनी। मुंद्रा पोर्ट के बारे में दिया है, ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में, मैंने पोर्ट्स के बारे में कुछ पढ़ा नहीं था, और पढ़ा होता भी तो भी मुझे इतनी एग्जैक्ट चीज़ें नहीं पता होती। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको छोड़ने के लिए एनकरेज करूँगा, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में कंसिडर द फॉलोइंग ट्रीज दी है। तीन ट्रीज दिए, जैकफ्रूट, महुआ, इंडिका, टीक। हाउ मेनी ऑफ द ट्रीज आर डेसिडुअस, ठीक है। अब इसमें देखिए, जैकफ्रूट के ट्री पे जैकफ्रूट उगता है, मतलब एक फ्रूट उगता है, जबकि टीक पे कोई फ्रूट वगैरह नहीं उगता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि इनमें से कोई एक सही होगा, दोनों सही साथ में नहीं हो सकते। फिर बचा था एक ऑप्शन ये वाला, महुआ। अब महुआ, महुआ जो ट्री है वो कोई फ्रूट या ऐसा कुछ है नहीं, मतलब वो आई थिंक डायरेक्ट एक कमोडिटी है, जस्ट लाइक टीक। तो मैंने सोचा कि एक जहाँ पे फ्रूट दे रहा है, फ्रूट को कट करते हैं, बाकी दो को शायद सही होना चाहिए, क्योंकि ये कोई फ्रूट नहीं दे रहा, ये एक डायरेक्ट एक ऐसी चीज़ दे रहा है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं कुछ भी बनाने के लिए। इससे मैंने आंसर बी टिक किया, और मुझे ये एक्चुअली करेक्ट आया। इसमें मुझे मिले पॉजिटिव मार्क्स, ठीक है। ऐसे में मतलब आपको अपना लॉजिक बताते जाऊंगा, मैंने क्या लॉजिक यूज़ किया एलिमिनेट करने के लिए ऑड वन आउट टाइप्स, है ना। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना। अब मुझे पता नहीं था कि एरेबल एरिया का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में हिंट दे दिया गया। प्रपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना। अब इसका भी मतलब, अ, मुझे ऐसा लगता है कि चाइना तो साइज में बहुत बड़ा है, और इंडिया चाइना जितना बड़ा तो नहीं है। इन दैट केस ज़्यादा अगर खेती होगी तो मुझे लगता है चाइना में ज़्यादा खेती होगी, इंडिया में उतनी ज़्यादा खेती नहीं होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मुझे लगा ट्रू है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है प्रपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया। अब अगर चाइना में एरिया ज़्यादा है तो इरिगेशन भी तो चाइना में ही ज़्यादा होगा ना, तो सेकंड स्टेटमेंट मुझे लगा गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही लगा मुझे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडिया एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट इन चाइना। अब पर हेक्टेयर दिया गया है, मतलब एक ऐसा रेशियो आएगा ए बाई बी का, एक्स एक्स बाई ए बाई बी, जो भी आप समझो, जहाँ पे ये होगा एरिया। अब जिसका एरिया ज़्यादा है ना, उसका प्रोडक्टिविटी कम ही होगा, है ना। और चाइना का एरिया ज़्यादा है, मुझे पता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो इधर लिखा हुआ है कि इन इन इंडियन एग्रीकल्चर इज़ हायर देन चाइना, तो मैंने सोचा कि ये भी सही है, इसीलिए मैंने 2 मार्क किया, ओनली 2, और ये मेरा सही हो चुका है ये, इस लॉजिक से जो मैंने आपको बताया। देखिए, ये मुझे पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है, मतलब मैंने बस लॉजिक यूज़ किया कि चाइना का एरिया ज़्यादा है तो इरिगेशन ज़्यादा होगा। आपको बेसिक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि मैप में कौन सा कंट्री कितना बड़ा है करके, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो गया कि प्रपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया। अब अगर एरिया चाइना में ज़्यादा है तो प्रपोर्शन चाइना में कम कैसे होगा, है ना। तो ये सेकंड स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग हो गया। और फिर पर हेक्टेयर में, क्योंकि चाइना का एरिया ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्टिविटी कम रहेगी एज कम्पेयरली। एक लॉजिकल था, मतलब कैसे जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो चुका ऐसे।
अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट एक्सटेंसिव मास एंड। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ये है नौपड़ा स्वयं है या रन ऑफ कच्छ है, तो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया। और आप भी, मैं इनकरेज करूँगा कि छोड़ ही दे ऐसे क्वेश्चंस को, है ना। अब देखते हैं अगला वाला। अगला वाला, ilmenite rutile is available in certain coastal tracts are rich sources of the following। अभी किस चीज़ में रिच चाहिए, ठीक है। कोस्टल में आयरन नहीं मिलता सच कहो तो, मतलब अगर आपने कभी मैप स्टडी किया होगा तो इंटीरियर एरियाज में रहता है जनरली, कोस्ट पे नहीं मिलता आपको, है ना। एल्यूमिनियम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एल्यूमिनियम मतलब बॉक्साइट और से बनता है मेरे ख्याल से, तो वो चीज़ तो मतलब एल्यूमिनियम तो प्रोसेस चीज़ है, वो आपको डायरेक्टली नहीं मिल सकता। रिच सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम कुछ नहीं होता। अब आपको बस दो ही ऑप्शन है, कॉपर या टाइटेनियम, है ना। अब 50-50% चांस है इस क्वेश्चन को करेक्ट करने का हमारे पास। अब मैंने सोचा कि यार इतने अच्छे अच्छे नाम दिए, इल्मेनाइट, रोटाइल, ठीक है। कॉपर, एक्चुअली कॉपर भी आप अगर मैप कभी आपने देखा होगा तो इंटीरियर ऑफ इंडिया में रहते हैं, वो कभी आपको कोस्ट पे नहीं मिलेगा। आप लॉजिकली सोचिए, ठीक है। अब टाइटेनियम भी लोग सोचेंगे यार इतनी हैवी चीज़ें होती होगी नहीं होती होगी। अगर आपने थोड़ा सा कहीं पढ़ा होगा तो आप ये मार्क्स निकाल सकते हैं टाइटेनियम करके, है ना। नहीं भी आए तो प्रॉब्लम नहीं है, बट आगे से याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट अ मेटल रिक्वायर्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय विच कंट्री। चार कंट्री दे दिए, अर्जेंटीना, बोट्सवाना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और कजाकिस्तान। ये मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है। वैसे आंसर कॉन्गो है अगर आपको चाहिए तो, और ये आंसर मैंने लिया फोरम IAS के जो आंसर की से मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। अब कॉन्गो बेसिन मतलब ठीक है, मैंने अफ्रीका का मैप देखा पर इतना अच्छे से नहीं देखा कि कॉन्गो बेसिन में क्या है, तो मैं इनकरेज करूँगा ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ठीक है। गुड वन। अब देखिए नेक्स्ट कंसिडर कीजिए, तीन स्टेटमेंट दिए। अब देखिए एक सर ने, मनीष सर करके है मेरे, उन्होंने एक लॉजिक बताया था कि यार जहाँ पे भी ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न, साउदर्न ऐसे आपको डायरेक्शन दिए होंगे वहाँ पे वो लोग हमेशा ही कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। तो इस ऑप्शन में ईस्टर्न मोस्ट दिया, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा, तो ये रॉन्ग होगा। फिर दिया सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, कुछ तो हिल का नाम दिया, मुझे पता नहीं है, तो ये भी मैंने रॉन्ग ही कर, दो चीज़ रॉन्ग हो चुकी है। दो ऑप्शन आपके कट चुके हैं, मतलब ओनली टू नहीं हो सकता, ऑल द थ्री नहीं हो सकता। अब या तो ये सही है, अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंज, या तो नहीं, ये नहीं होगा, है ना। अब एक्चुअली आप अगर मैप देखोगे, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, माउंटेन्स करके दिखाता हूँ आपको मैं, है ना। इधर किधर होगा, माउंटेन्स रेंजेस इन इंडिया, अगर आप इमेजेस देखोगे माउंटेन इंडिया का, है ना। तो क्वेश्चन है विंध्या और सह्याद्री, है ना। अब इसमें विंध्या कहाँ है देखोगे तो मेरे को भी अच्छे से पता, हाँ जी देखिए विंध्या यहाँ है, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में। और सह्याद्री तो कहीं और ही है मेरे ख्याल से, है ना। दिया क्या है देखिए, कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री। सह्याद्री कहाँ से निकल रहा है भाई, मैं खुद ही ढूंढ रहा हूँ, मेरे को खुद को ही नहीं मिल रहा। सह्याद्री सह्याद्री सह्याद्री, इस मैप में दिया तक नहीं है ऐसा लग रहा है सह्याद्री। 1 to 13 दिया हुआ है, सह्याद्री का नाम भी नहीं मेंशन किया है। मतलब ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है ही नहीं लगता है ना। वैसे तो एग्जाम कंडीशन में मैं इसको सही मान लेता क्योंकि कोई साधन ईस्टर्न वेस्टर्न का कुछ झोल नहीं है, और ये मेरा आंसर रॉन्ग हो जाता क्योंकि आंसर एक्चुअली डी है, नन ऑफ द अबव। मैं वहाँ कर कहता है तो ये रॉन्ग हो जाता, कोई बात नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया गया, इंडियाज प्रोजेक्ट्स ऑन कनेक्टिविटी के बारे में, ठीक है। ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर अंडर गोल्डन कॉरिडोर प्रोजेक्ट कनेक्ट्स दिब्रुगढ़ एंड सूरत। अब जैसे ही ईस्ट वेस्ट आ गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मैं इसको वैसे ही गलत मान लेता हूँ, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर एंड चियांग माई इन थाईलैंड वाया म्यांमार। अब इंडियन प्रोजेक्ट है, ठीक है।
म्यांमार और थाईलैंड में क्यों क्यों इंडिया पैसा खर्च करेगी? खुद का प्रोजेक्ट तो हम खुद में करेंगे ना, तो ये वैसे गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विद कुमुंग इन चाइना। अब भाई अब भाई ये एक इंडियन प्रोजेक्ट है वापस, और प्लस बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार, अगर आपने मैप देखा है, वाराणसी कहाँ से आ गया भाई यूपी का? मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं है, एकदम ही इलॉजिकल स्टेटमेंट दिए, है ना? और इससे हमारा आंसर हो जाता है डी। आई एम सॉरी, हाँ, इससे हमारा आंसर हो जाता है डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब 11th स्टेटमेंट पे चलते हैं, 11th क्वेश्चन। इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ये तो सही बात है, मतलब सच है, ये सबको पता होना चाहिए, लॉजिकल है काफी। अब देखिए, यूरेनियम एनरिच्ड टू एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, हमारे सर ने भी बोला, जब भी डेटा आता है वो स्टेटमेंट जनरली गलत होता है, ठीक है। प्लस यूरेनियम को अगर तुमने 60% तक एनरिच बन कर दिया, फिर तो बॉम्ब ही बन जाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा। तो मतलब ये तो बहुत ही लॉजिकल स्टेटमेंट है, इसकी वजह से आंसर है सी। ठीक है, ये एग्जाम कंडीशन में सही हो जाना चाहिए आपका। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। इधर दिया है कि marsupials आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। मुझे पता नहीं कि क्या है, मतलब फिर मैंने सेकंड स्टेटमेंट देखा, marsupials कैन थ्राइव ओनली इन मोंटी ग्रासलैंड विथ नो प्रेडेटर्स। ठीक है, तो अब अगर मर्सुपियल मतलब कोई एक एनिमल है, मतलब ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि दे आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। मैंने सोचा कि कोई एनिमल है, और ये इतना कोई बड़ा एनिमल नहीं कि कोई इंपोर्ट करा के लेके आ रहा है, जैसे चीता हमने लेके आए थे कीनिया से इस बार। मैंने सोचा कि होगा शायद, फाइंड होता होगा। ठीक है, अगर इंडिया में हो रहा है, अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, कैन थ्राइव ओनली इन मॉन्टेन ग्रासलैंड विद नो प्रेडेटर्स। इंडिया में ऐसा कंडीशन है ही नहीं मॉन्टेन ग्रासलैंड का विद नो प्रेडेटर, हर जगह प्रेडेटर्स है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो सेकंड को गलत होना ही पड़ेगा, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। ऐसे मैंने ए और बी को तो हटा ही दिया था, है ना? और मैंने माना कि यार, अगर नेचुरली फाउंड नहीं होता, ऐसा क्यों हो सकता है, हम लोग बाहर से तो लेके नहीं आते। इन दैट केस मैंने आंसर सी मार्क किया, और आंसर इज करेक्ट, सी ही है इसका आंसर। ठीक है, आपको एक को सही मानना पड़ेगा, दूसरा गलत हो जाएगा। ऑब्वियसली इसकी 50% चांसेस सही होने का, बट 50% इज बेटर देन लेस देन 50%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, आपके सामने मैंने सॉल्व किया एकदम सही है। एक मिनट, हाँ, एक चीज मुझे चेक करनी है, हाँ सही जा रही है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। इन्वेजिव स्पीशीज सोशलिस्ट स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज डेटाबेस बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। चार ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए हुए हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है। अब ये यूनाइटेड नेशंस जहाँ पे भी आता है, ये एक रूल है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस आता है, ये ऑप्शन गलत ही होता है हमेशा। दो इसमें आ चुका है, ये दोनों ही गलत है पक्का से, क्योंकि आए एक हमारे सर ने एक रूल बताया था कि जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के नाम दे देते हैं, बस वो लोग हवा बनाने के लिए, एक्चुअल में कुछ होता नहीं है। ठीक है, अब दो ही ऑप्शन बचते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अब इन्वेजिव स्पीशीज लिखा हुआ है, ठीक है, इन्वेजिव स्पीशीज मतलब जो इन्वेड करते हैं, मतलब जो खराब कर देते हैं नेचर को बेसिकली, ऐसे ऐसे स्पीशीज होते हैं। तो बेसिकली हमें नेचर को खराब नहीं होने देना है ना। वर्ल्ड वाइड फंड ऐसा लग रहा है कि पैसे इकट्ठा कर रहे हैं किसी चीज के लिए, है ना, जबकि इन्वेजिव स्पीशीज से हमें कंजर्वेशन करना है, मतलब नेचर का, जो ए ऑप्शन में दिया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। इससे आंसर ए करेक्ट होता है, और आपको इसमें पॉजिटिव मार्क्स मिल जाएगा, आंसर ए ही है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोग फॉलो कर रहे हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो एग्जाम कंडीशन में थोड़ा टफ था। हाउ मेनी, तीन तीन एनिमल्स दे दिए, लायन टेल मकाओ, मालाबार सिवेट और सांबर डियर। हाउ मेनी ऑफ देम आर जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट। ठीक है, तो इसमें मतलब, एक तो मेरे को मालाबार सिवेट क्या होता है ये पता ही नहीं है, ठीक है। तो फिर लायन टेन मकाओ क्या, एक कोई मंकी की प्रजाति है, किस चीज़ की प्रजाति है पता नहीं। और है सांबार ट्री। वैसे तो मुझे नन ऑफ द अबव लग रहा है, पर मैं अगर नन भी, ऑल द थ्री मारता है या नन मारता है, एक्चुअली या तो तीनों है या तो कोई भी नहीं है। मैंने एग्जाम में तो ऑल द थ्री मार दिया था। आंसर इसका ओनली टू है अकॉर्डिंग टू 4 ऑफ माई। तो ठीक है, कुछ कहीं जगह पे आपके रॉन्ग होंगे, है ना, ठीक है, पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, जितने रॉन्ग होंगे उससे ज़्यादा करेक्ट भी होने वाले हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने अराउंड 60 प्लस इसमें करेक्ट कर दिया इस पेपर में।
ऐसे ही करते करते, ठीक है। अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म वैगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस टू अ सोर्स ऑफ देयर फूड। अब आपको ये पता लगाना है कि दो, मतलब देखो, कोई एक ऐसी प्रजाति है, या तो बटरफ्लाई, या तो ड्रैगन फ्लाई, या तो हनी बी, या तो वॉस्प है, जो अपने फ्रेंड्स को बताता है, इंडिकेट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टू सोर्स ऑफ देयर फूड, मतलब फूड कहाँ पे है वो दोस्तों को बताता है। अब अगर आपने कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा ले, बटरफ्लाई तो अकेले उड़ती है, वो झुंड में नहीं उड़ती है, और मतलब वो अपने दोस्तों को कोई बताते भी नहीं है कि कहाँ खाना है, और ऐसे कभी देखा भी नहीं होगा आपने। ड्रैगन फ्लाई भी सेम है, कभी आपने देखा है कि मतलब एक झुंड में ड्रैगन फ्लाई उड़ रहा है खाने की तरफ, ऐसा नहीं होता। वॉस्प भी ऐसी चीज़ नहीं करती। सिर्फ हनी बी, मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा, सब मिलके एक छत्ता बना देते हैं कि खाना वहाँ है, चलो यहाँ जाके छत्ते बनाते हैं और इसमें और हनी डालते रहते हैं। सिर्फ हनी बी ही अकेला ऐसा काम करती है। एग्जाम के टाइम पे ऑब्वियसली ये सोचना थोड़ा सा टफ है, बट मैं आपको जितना हिंट्स मैं अभी बता पा रहा हूँ, ये आप आगे फ्यूचर के एग्जाम्स में यूज़ कर सकते हैं, याद रखें, ठीक है। तो इसका आंसर है हनी बी। ऐसे लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है। हनी बी अकेली ऐसी प्रजाति है जो दोस्तों के साथ मिलके छत्ता बनाती है और खाना खाना बनाती है अपने लिए भी, और जो क्वीन बी रहती है उसके लिए भी, है ना। तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो रिलेटिवली इजी क्वेश्चन था। सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम्स हैव साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिकल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम्स हैव बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टीज। अब जहाँ पे भी सम आता है, मतलब कुछ 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 तो हो ही सकते हैं, तो आंसर ऑल ऑफ द अबव, सारे सही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं 17वें क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे है, स्क्विरल्स के बारे में बात की थी, वो भी स्पेशली इंडियन स्क्विरल्स। स्क्विरल्स तो मैंने मतलब कुछ कुछ एनिमेटेड मूवीज में ही देखे, उसमें मैंने देखा है कि दे स्टोर देयर फूड लाइक नट्स एंड सीड्स इन ग्राउंड। ये सच है, मैंने देखा हुआ है मूवीज में। दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड, ये भी मैंने मूवीज में देखा हुआ है। दो चीजें मैंने मूवीज में देखी हुई थी। लास्ट स्टेटमेंट लिखा है दे आर ओमनीवोरस, ठीक है। ओमनीवोरस मतलब क्या, मांस भी खाते हैं और वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी, मतलब मांस मच्छी भी खाते हैं और फल फूल भी खाते हैं। मैंने कभी भी किसी स्क्विरल को मांस मच्छी खाते हुए नहीं देखा, ठीक है, ना मूवी में ना कहीं सुना भी है। तो मैंने आंसर में ये ऑप्शन रॉन्ग कैसे कर दिया था, आंसर ओनली 2 डाला था, और ये मेरा सही हो गया। पॉजिटिव मार्क्स है इसमें, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 18वां क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी देखिए, इसमें भी लिखा है सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसमें भी सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सम माइक्रो, सम जहाँ दिया है, कुछ तो होंगे ही, नहीं भी होते पर कुछ तो होंगे ही, है ना। तो ऐसे करके मैंने ऑल ऑफ द वो टिक कर दिया, इस बंदे ने भी वही टिक किया, तो इसमें प्लस मार्क्स आते हैं। अब हाँ, ये क्वेश्चन है अगला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स टूल्स विथ अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम द होल ऑफ ट्री और ये वुड। ये तो मुझे बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं था, छोड़ देने में ही भलाई है, और मैंने छोड़ के ही आया हूँ, ठीक है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाउ इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड। अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एक केमिकल है, किसी में भी यूज हो सकता है। मैंने सोच ही लिया यार, फोम में होगा, फायर में भी होगा, एरोसोल में, सब में होगा मोस्टली। तो ये मैंने मतलब ये इसका ये आप एक फैक्ट है, ऑब्वियसली सबको पता नहीं होगा, लेकिन अब सोचिए ना, इतनी एक जेनरिक चीज दे दी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स बहुत टाइप के होते हैं, आप सीएच के जितने सारे काम देख सकते हैं, मतलब केमिकल कंपाउंड बनते हैं, तो सब में यूज होते ही है, कुछ ना कुछ तो यूज होता ही होगा। ऐसा ऐसा करके ये लोगों ने दिया है। मोस्टली साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, जनरली साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस में ऑल ऑफ द अबव ही राइट आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट्स in invest infrastructure investment trusts in which distributed to the investors is exempted from tax but the dividend is taxable। अब बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट आता है इनविट्स में, इनविट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में आपने अगर बॉन्ड ले लिया, उसमें आपको जो इंटरेस्ट इनकम आता है वो उस पर टैक्स नहीं लगता। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अगर बैंक में भी डिपॉजिट करते हो अपनी एफडी, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर टैक्स लगता है। आप कहीं पे भी डाल दो, आपको जो जो जहाँ से भी इंटरेस्ट मिल रहा है किसी भी चीज़ पे, इट इज़ ऑलवेज टैक्सेबल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए फैक्ट एक्चुअली। तो ये तो स्टेटमेंट पक्का गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट। अब फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है तो चारों ऑप्शन में से एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, जहाँ लिखा है सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो डी ऑप्शन अपने आप करेक्ट हो जाता है। इसमें आपको पॉजिटिव मार्क्स आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है इन पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। पोस्ट पैंडेमिक मतलब कोरोना खत्म हो चुका है, रिसेंट पास्ट मतलब अभी अभी। तो अभी अभी आपको पता है कि पैसा बहुत ज़्यादा पैंडेमिक के टाइम पे गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा मार्केट में लेके आ गया था। अब वो चाहते हैं कि पैसा वापस
बैंक के पास आ जाए और इतना सारा नहीं रहे, वरना इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाएगा और मतलब बहुत ख़राब हालत हो जाएगी, है ना? इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉज़िट कर दें, है ना? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इस तरीके से सही होता है। सेकंड स्टेटमेंट दिया है, सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरएक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। इसका मतलब है कि वो मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कुछ हद तक मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू अपने। ये भी सही है और ये इसका एक्सप्लेनेशन है एक्चुअल में। ये लोगों ने यही सोचा था कि हम लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे और इसको कंट्रोल कर लेंगे इन्फ्लेशन को, है ना? तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट 22 के लिए। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको सबको क्लियर है चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, 23rd क्वेश्चन पे आते हैं। कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइडस्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। हो सकता है कार्बन मार्केट, अब मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कार्बन मार्केट क्या चीज़ है, पर ये स्टेटमेंट बहुत जेनरिक है, काफ़ी पॉजिटिव सा लग रहा है कि हाँ शायद कार्बन का कुछ करते होंगे ये लोग, कार्बन निकाल के कुछ करते होंगे। अब सेकंड स्टेटमेंट में एक्सप्लेनेशन दिया, कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। तो इसमें भी कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ दिख रही नहीं है, ठीक है? भले ही मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ में आ रहा ठीक से कि क्या कार्बन मार्केट ट्रांसफर्स रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट, इसका मतलब क्या है? लेकिन मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं लग रहा है इसमें, सब कुछ लग रहा है कि हाँ ये इसको एक्सप्लेन करता होगा। ठीक है, इस वजह से मैंने इसका आंसर डाला है ऑप्शन ए और ये करेक्ट भी हो चुका है। जब भी आपको ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है लेकिन कोई नेगेटिविटी नहीं है ऑप्शन में, हो सकता है कि ये इसकी वजह से ही हो रहा हो, तो आप हमेशा बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट चूज कीजिए और सेकंड स्टेटमेंट को फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन मान मान लीजिए। ये आपको काफ़ी जगह काम आएगा, ठीक है, ये ट्रिक जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अब ये तो आपको मतलब पता ही होना चाहिए, मतलब आपने अगर बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो अगर स्टेरिलाइजेशन का मतलब कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस ही होता है, ओवरसाइट सेटलमेंट ऑफ पेमेंट सिस्टम्स ऐसा कुछ नहीं होता, डेट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर द सेंट्रल, कुछ बेको ऐसी कंफ्यूज भी नहीं, मतलब मैं क्या बोलूँ, अगर अगर आपने बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ी तो ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे पॉजिटिव मार्क्स आने ही चाहिए। हाँ, ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा था। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल मार्केट्स, चार ऑप्शन दे दिए, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजर बिल मार्केट और स्टॉक मार्केट। आपको पता होना चाहिए दो टाइप के मार्केट होते हैं, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ड्यूरेशन शॉर्ट होती है। अब इसमें मैंने सोचा कि हाँ गवर्नमेंट बॉन्ड लॉन्ग टर्म होता है, ट्रेजरी बिल्स भी लॉन्ग टर्म होते हैं सच कहूँ तो, है ना? ट्रेजरी बिल्स भी लॉन्ग टर्म होते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आप खर्चा करते हो इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो उसी दिन मतलब शॉर्ट टर्म हो जाता है, और इवन कॉल मनी मार्केट शॉर्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, इट्स अ फैक्ट एक्चुअली। उसके अलावा और एक ट्रिक होती है जनरली कि अगर चार ऑप्शन दिया तो चार में से दो ही करेक्ट है, पांच में से तीन, चार में से दो, छह में से चार, ऐसा। तो आपको या तो पता तो होना ही चाहिए, नहीं पता है तो फिर भी मैं आपको अभी समझा दिया हूँ क्या लॉजिक है, तो ओनली टू और ये ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 26 क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकंड, तो अभी के लिए मैं 25 क्वेश्चंस का एक लॉट बना दिए, आप एक बार इस वीडियो को चेक कीजिए, आप बताइए आपको कैसा लगा, है ना? और अगर आपको अच्छा लगा तो मैं अगले 25 क्वेश्चंस रिलीज करूँगा बहुत ही जल्द इसी चैनल पे, है ना? तो थैंक यू फॉर लुकिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, है ना? चलो, ओके, सी यू, टाटा।